7 अक्टूबर 2023 को गाजा स्ट्रिप से एक बार फिर इजराइल पर हमला किया जाता है, जिसमें लगभग 1200 लोग मारे जाते हैं और 251 लोगों को बंधक बना लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि यह इजराइल पर होने वाला पहला हमला था। इसके पहले भी इजराइल पर कई बार हमले किए जा चुके हैं, लेकिन क्या कारण है कि आए दिन इजराइल पर हमले होते रहते हैं? मेरे प्यारे देशभक्तों, जय हिंद। स्क्रीन पर दिख रहा है यह रीजन इंडिया के वेस्ट लगभग 4500 किलोमीटर दूर और मेडिटेरेनियन सी के साउथ ईस्ट में बसा है। इसमें ब्लू कलर का रीजन इजराइल है और रेड कलर का रीजन पैलेस्टाइन है। इस कहानी की शुरुआत होती है लगभग 1200 ईसा पूर्व से। उस समय इस रीजन में किंगडम ऑफ इजराइल हुआ करता था और यहाँ जीव लोग रहते थे। 586 ईसा पूर्व में बेबीलोनियंस इस राज्य पर हमला कर देते हैं। 63 ईसा पूर्व में रोमन्स आकर हमला कर देते हैं। फिर क्रिश्चियन से इनकी लड़ाई हो जाती है और फिर अरब भी अंत में हमला कर देते हैं। इतनी सारी लड़ाइयों और हमलों के बाद जीव अब यूरोप और बाकी के अलग अलग देशों में जाकर बसने लग जाते हैं और यह रीजन बाद में पैलेस्टाइन बन जाता है। 19वीं सदी के अंत में उत्पीड़न से बचने के लिए जीव्स ज़ायोनिस्ट मूवमेंट की शुरुआत करते हैं, जिसका लक्ष्य अपनी पूर्वजों की भूमि पर लौटना था। साल 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत होती है। इस वॉर में एक तरफ से यूके, फ्रांस, सर्बिया, रशियन एम्पायर और दूसरी तरफ से जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर और ओटोमन एम्पायर लड़ाई कर रहे थे। उस समय पैलेस्टाइन भी ओटोमन एम्पायर के ही कंट्रोल में था। 2 नवंबर 1917 को ब्रिटिश गवर्नमेंट के फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर बैल्फोर ब्रिटिश जूइश कम्युनिटी के लीडर लॉर्ड रॉथशाइल्ड को एक स्टेटमेंट इशू करते हैं, जिसे बैल्फोर डिक्लेरेशन के नाम से जाना गया। ब्रिटेन इस डिक्लेरेशन को इसलिए साइन करवाता है ताकि उन्हें वॉर में जीव्स का सपोर्ट मिल सके, और अगर ब्रिटेन या वॉर जीत जाते हैं तो यूरोप में रह रहे जीव्स को उनके अपने पुराने देश में रहने की व्यवस्था की जाएगी। अंत में ब्रिटेन और उसके अलाइज यह वॉर जीत जाते हैं। ओटोमन एम्पायर और उसके समर्थक देशों की हार होती है। पैलेस्टाइन जो उस वक्त ओटोमन एम्पायर के अंडर में था, हार के बाद ब्रिटेन के कंट्रोल में आ जाता है और ब्रिटेन के बैल्फोर डिक्लेरेशन के मुताबिक जीव्स को यूरोप से पैलेस्टाइन धीरे धीरे शिफ्ट किया जाने लगा। साल 1920 से लेकर 1933 तक लगभग 1,32,930 जीव पैलेस्टाइन इमिग्रेट करते हैं। चलिए कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 30 जनवरी 1933 को हिटलर जर्मनी का चांसलर बनता है। जीव्स के प्रति उसकी नफरत एक जीनोसाइड में बदल जाती है। साल 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत होती है। उस समय तक पूरे यूरोप में रह रहे जीव्स की जनसंख्या लगभग 95 लाख थी। साल 1941 से 1945 तक नाजी जर्मनी लगभग 60 लाख जीव्स को मौत के घाट उतार देता है। यानी यूरोप में रह रहे जीव्स का 2/3 हिस्सा इस होलोकॉस्ट में मारे जाते हैं। किसी को गोली मारकर तो किसी को गैस चैम्बर में बंद करके यह हत्याएं की गई। हिटलर की यह बर्बरता देख पैलेस्टाइन में जीव्स का इमिग्रेशन बढ़ने लगा। साल 1933 से 1945 के बीच लगभग 1 से 1.5 लाख जीव पैलेस्टाइन इमिग्रेट हुए। साल 1943 तक पैलेस्टाइन में जीव्स का पॉपुलेशन लगभग 6,30,000 तक बढ़ जाता है, जो टोटल पॉपुलेशन का लगभग 30% लोग होते हैं। क्योंकि जीव्स की जनसंख्या इस रीजन में बढ़ रही थी, तो वहां रह रहे अरब और बाकी अरब देश इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थे। वे नहीं चाहते थे कि इस जमीन पर कोई बाहरी लोग आकर बसे, तो धीरे धीरे इन दोनों धर्मों के बीच दंगे बढ़ने लगे। इन दंगों और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के चलते ब्रिटेन खुद को इस रीजन से विड्रॉ कर देता है और यह मुद्दा यूएन को दे देता है। यूएन जनरल असेंबली एक पार्टीशन प्लान के साथ आता है, जो पैलेस्टाइन वाले रीजन को 2 हिस्सों में बांटने की बात करता था। यूएन जनरल असेंबली में वोटिंग होती है। इसमें 33 देश पैलेस्टाइन के पार्टीशन के फेवर में वोट करते हैं, 13 देश अगेंस्ट में, 10 देश एब्सटेन करते हैं और 1 देश इसमें एब्सेंट रहता है, थाईलैंड। यहाँ इंडिया भी इसके अगेंस्ट में ही वोट करता है। यूएन के पार्टीशन प्लान में यह था कि पैलेस्टाइन को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा, एक जूइश लोगों के लिए और दूसरा अरब लोगों के लिए, और जेरूसलम एक इंटरनेशनल सिटी रहेगी। जेरूसलम चूंकि 3 धर्मों का पवित्र स्थल था, जूइश, मुस्लिम और क्रिश्चियंस,
इन धर्मों में कोई क्लैश ना हो, इसलिए जेरूसलम को एक इंटरनेशनल सिटी घोषित कर दिया जाता है। जूइश लोग इस पार्टीशन प्लान को तो मान लेते हैं, लेकिन अरब नेशंस इसे मानने से इनकार कर देते हैं। चूंकि यह डिसीजन यूएन का था, तो 14 मई 1948 को इजराइल अपना एक खुद का इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर कर देता है। कोई भी अरब देश इस बात से खुश नहीं थे। एक तो वे पहले से ही ज्यूज के इमिग्रेशन से नाखुश थे, और दूसरा यूएन का जो पार्टीशन प्लान था उसमें इजराइल को उनके पॉपुलेशन के हिसाब से ज़्यादा जमीन मिल गया था। अब जैसे ही इजराइल इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर करता है, उसके अगले ही दिन पैलेस्टाइन सहित 5 और अरब देश इजिप्ट, इराक, जॉर्डन, लेबनान और सीरिया मिलकर इजराइल पर हमला कर देते हैं। यह वार लगभग 1 साल तक चलता है। इस वॉर के बाद यूएन के हिसाब से जो हिस्सा दिया गया था, उससे अधिक एरिया अब इजराइल के कंट्रोल में आ जाता है। गाजा स्ट्रिप का एरिया इजिप्ट के पास चला जाता है। वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम का एरिया जॉर्डन के पास चला जाता है। वेस्ट जेरूसलम और बाकी के बचे एरियाज को इजराइल ऑक्युपाई कर लेता है। लगभग 7.5 लाख पैलेस्टीनियंस या तो वो अपने घर को छोड़ खुद चले जाते हैं, या तो उन्हें फोर्सफुली निकाल दिया जाता है। सुएज कैनाल इजिप्ट में बना एक मैनमेड कैनाल है। यह एशिया महादेश और अफ्रीका महादेश को अलग करता है और मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को कनेक्ट करता है। इस कैनाल के बनने से पहले साउथ एशिया के सारे जहाजों को अफ्रीका के साउथ से होकर गुजरना होता था, जिसमें काफी लंबा समय लग जाता था। आज भी वर्ल्ड का 12% ट्रेड इसी रूट के जरिए होता है। साल 1956 के पहले सुएज कैनाल का कंट्रोल ब्रिटेन और फ्रांस के पास ही था। इसके थ्रू जा रही जहाजों का टोल टैक्स ब्रिटेन और फ्रांस के पास ही जाता था। लेकिन साल 1956 में इजिप्ट के प्रेसिडेंट गैमल अब्दुल नसर इसे नेशनलाइज कर देते हैं। नेशनलाइजेशन के बाद ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल एक सीक्रेट प्लान बनाते हैं इजिप्ट पर हमला करने का। सबसे पहले इजराइल इस पर अटैक करता है, फिर 2 दिन बाद ब्रिटेन और फ्रांस भी इस वॉर में शामिल हो जाते हैं। इस वॉर में इजराइल गाजा और सिनाई पेनिनसुला को इन्वेड कर लेता है, लेकिन यूएसएसआर के न्यूक्लियर थ्रेट और अमेरिका के सैंक्शन थ्रेट के चलते इस इन्वेडेड रीजन से साल 1957 में इन्हें विड्रॉ करना पड़ता है। साल 1967 एक बार फिर अरब देश और इजराइल के बीच एक वॉर होता है। केवल 6 दिनों में ही इजराइल यह वॉर जीत जाता है। इस वॉर के बाद सीरिया का गोलन हाइट्स, जॉर्डन का वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम कैप्चर कर लेता है। साथ में 1957 के विड्रॉ किए हुए एरियाज गाजा स्ट्रिप और सिनाई पेनिनसुला को भी एक बार फिर से कैप्चर कर लेता है। इसके कुछ सालों पहले साल 1964 में पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाती है, जिसे शॉर्ट में PLO कहा जाता है। इनका शुरुआती मकसद ये था कि वायलेंस के जरिए पैलेस्टाइन को आज़ादी दिलाएं, लेकिन इनको वायलेंस को देखते हुए यूनाइटेड स्टेट्स इसे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर देता है। साल 1973 में योम किपुर वॉर होता है। 2 देश इजिप्ट और सीरिया मिलकर एक बार फिर से इजराइल पर हमला कर देते हैं और फिर से इजराइल यह वॉर जीत जाता है। इतने सालों की लड़ाई के बाद इजराइल और अरब देश अब थक चुके हैं। वे नहीं चाहते हैं कि अब किसी भी तरह का खून खराबा हो, इसलिए साल 1977 में इजिप्टियन प्रेसिडेंट अनवर अल सदत इजराइल जाते हैं, वहां के पार्लियामेंट में स्पीच देते हैं और इजराइल को मान्यता देने वाला पहला अरब देश इजिप्ट बन जाता है। साल 1978 यूएस प्रेसिडेंट जिमी कार्टर इजिप्ट के प्रेसिडेंट अनवर अल सदत और इजरायली प्राइम मिनिस्टर मेनाहेम बेगिन को अमेरिका बुलाते हैं। इन दोनों देशों के बीच एक पीस एग्रीमेंट साइन की जाती है, जिसे कैंप डेविड अकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। इस पीस एग्रीमेंट के बाद इन दोनों देशों के लीडर्स को नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है। साल 1979 कैंप डेविड अकॉर्ड के ही बेसिस पर एक परमानेंट पीस एग्रीमेंट साइन की जाती है इन दोनों देशों के बीच, और इस तरह से इजराइल के साथ पीस एग्रीमेंट साइन करने वाला पहला अरब देश इजिप्ट बन जाता है और इजराइल सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट को वापस कर देता है। इसके 2 साल बाद साल 1981 में इजिप्टियन प्रेसिडेंट अनवर अल सदत का असैसिनेशन कर दिया जाता है। साल 1993 में इजराइल पहली बार PLO को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करता है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर यत्सक रबीन और PLO के लीडर यासर अराफात ओस्लो डिक्लेरेशन साइन करते हैं। साल 1994 में इजराइल अपने सैनिकों को गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक से विड्रॉ कर देता है, जिसके बाद पहली बार पैलेस्टाइन में पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट की स्थापना की जाती है, जिसे पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी कहा गया। इसी साल दोनों देशों के लीडर्स को नोबेल पीस प्राइज भी दिया जाता है।
और इसी साल ही जॉर्डन भी इजराइल के साथ पीस ट्रीटी साइन करता है। साल 1995 में एक जूस एक्सट्रीमिस्ट इजरायली प्राइम मिनिस्टर यत्सक रबीन का असैसिनेशन कर देता है। इसके कुछ सालों पहले साल 1987 में हमास ग्रुप का फॉर्मेशन होता है। हमास ग्रुप को भी इसी मकसद से ही बनाया जाता है कि वे वायलेंस के थ्रू इजराइल को नक्शे से मिटा देंगे और एक इस्लामिक स्टेट पैलेस्टाइन देश बनाया जाएगा। हमास ग्रुप के लोग पीएलओ की विचारधारा से बिल्कुल सहमत नहीं थे। वे नहीं चाहते थे कि इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच किसी भी तरह का शांति समझौता हो। साल 2006 में पहली बार हमास पैलेस्टीनियन इलेक्शन में भाग लेता है और पीएलओ की पार्टी फतह को हराकर इस इलेक्शन को जीत जाता है। क्योंकि इन दोनों ग्रुप्स का आइडियोलॉजी एक दूसरे से अलग था, इसलिए साल 2007 में इन दोनों ग्रुप्स के बीच एक सिविल वॉर हो जाता है, जिसके बाद वेस्ट बैंक का कंट्रोल पीएलओ के पास चला जाता है और गाजा स्ट्रिप का कंट्रोल हमास के पास रह जाता है। इतने सालों के वॉर के बाद पैलेस्टाइन को अब पता चल चुका है कि इजराइल को वॉर में हरा पाना मुश्किल है, इसलिए वे इजराइल पर आए दिन छोटे छोटे हमले करते रहते हैं। लेकिन 7 अक्टूबर 2023 को जो हमला किया गया था वो कोई मामूली हमला नहीं था। हमास ने लैंड, एयर और सी रूट के जरिए इजराइल पर हमला किया। हमास ग्रुप का कहना है कि वे केवल 20 मिनट में ही लगभग 5000 रॉकेट्स इजराइल पर फायर किए थे। इजराइल का आयरन डोम सिस्टम अधिकतर मिसाइल्स को इंटरसेप्ट तो कर लेता है, लेकिन इनकी संख्या ज़्यादा होने के कारण सारे मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर पाना मुश्किल हो जाता है। ये मिसाइल्स सिविलियन एरियाज में गिरती हैं और ढेर सारे लोग मारे जाते हैं। इस हमले में लगभग 1200 लोग मारे जाते हैं और 251 लोगों को बंधक बना लिया जाता है और हमास इस ऑपरेशन को नाम देता है अल-अक्सा फ्लड। इस हमले के अगले ही दिन 1973 के यom किपुर वॉर के बाद पहली बार इजराइल एक ऑफिशियल वॉर डिक्लेयर करता है। אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. הבוקר חמאס פתח במתקפת פתע רצחני נגד מדינת ישראל ונגד אזרחיה. אנחנו בתוך זה משעות הבוקר המוקדמות. כינסתי את ראשי מערכת הביטחון, הנחיתי קודם כל לטהר את היישובים מהמחבלים שחדרו פנימה. הפעולה הזאת מתבצעת בשעות הללו. במקביל הוריתי לבצע גיוס מילואים נרחב ולהשיב מלחמה שערה בעוצמה ובהיקף שהאויב לא הכיר. האויב ישלם מחיר שהוא לא ידע כמותו. אני קורא בינתיים לכל אזרחי ישראל להישמע בקפדנות להנחיות הצבא, להנחיות פיקוד העורף. אנחנו במלחמה ואנחנו ननצח। से वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, फूड और फ्यूल की सप्लाई काट दी जाती है। वॉर स्टार्ट होने के 3 हफ्ते बाद हजारों लोग मारे जाते हैं और लगभग 14 लाख लोग इंटरनली डिस्प्लेस हो जाते हैं। अक्टूबर 2024 में इजराइल अनाउंस करता है कि हमास लीडर और 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड यहिया सिनवार अब मारा जा चुका है। गाजा स्ट्रिप में ह्यूमैनिटेरियन एड और फूड की सप्लाई में कमी आने के कारण कई लोग भूखे ही रह रहे हैं और भुखमरी के कारण मारे जा रहे हैं। वॉर का स्टार्ट होने के 2 साल बाद अक्टूबर 2025 में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इजराइल को 20 पॉइंट्स का एक सीज फायर प्लान देते हैं, जिसमें मेन पॉइंट्स ये थे कि इजराइल इस जीनोसाइडल वॉर को खत्म करेगा, देश बाकी बचे बंधकों को रिहा करेंगे, ह्यूमैनिटेरियन एड को रोका नहीं जाएगा और इजराइल अपने फोर्सेस को 3 फेज में विथड्रॉ करेगा। बेंजामिन नेतन्याहू इस प्लान को मान तो लेते हैं, लेकिन साथ में वे ये भी कहते हैं कि अगर हमास इस प्लान को रिजेक्ट करता है तो हम लोग अपना काम खुद करेंगे। But if Hamas rejects your plan, Mr. President, or if they supposedly accept it and then basically do everything to counter it, then Israel will finish the job by itself. This can be done the easy way, or it can be done the hard way, but it will be done. We prefer the easy way, but it has to be done. 10 अक्टूबर 2025 से यह सीजफायर प्लान इफेक्ट में आता है। उस दिन से लेकर अभी तक इजराइल ने लगभग 1450 बार इस सीजफायर प्लान को वायलेट कर चुका है, जिसमें लगभग 556 लोग मारे जा चुके हैं और 1447 लोग इंजर्ड हैं। अब तक इस वॉर में पैलेस्टाइन के लगभग 72,000 लोग मारे जा चुके हैं और लगभग 171,000 लोग इंजर्ड हैं। मैं यह बात मानता हूं कि जिस तरह हमास ग्रुप ने सिविलियंस को टारगेट किया
मासूमों की जान ली, वो एक आतंकवादी संगठन ही कर सकता है। लेकिन जो इस वक्त इजराइल गाजा में कर रहा है, क्या वो सही है? क्या छोटे छोटे बच्चों को निशाना बनाना सही है? क्या महिलाओं को निशाना बनाना सही है? इजरायली डिफेंस फोर्सेस ऐसे वीडियो बनाते हैं जैसे वे किसी मूवी का शूटिंग कर रहे हैं। मेरा तो यही मानना है कि एक वॉर केवल और केवल विनाश लाता है और कुछ नहीं। आप इस कहानी में किसे सपोर्ट करते हैं, जस्टिस को या इनजस्टिस को? इस कहानी में किसे जस्टिस मिल रहा है और किसे इनजस्टिस मिल रहा है? बात मैं आपसे जरूर जानना चाहूँगा। अपने थॉट्स कमेंट में जरूर लिखें। जय हिंद।